hydrogen emission spectrum. What is meant by hydrogen emission spectrum? बच्चों स्पेक्ट्रम तो एक एटम का होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम स्पेक्ट्रम स्टडी करने वाले हैं ये हाइड्रोजन के बहुत सारे एटमों का स्पेक्ट्रम स्टडी करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ हमारे पास हाइड्रोजन है और डिस्चार्ज ट्यूब में है, लो प्रेशर पे है। जब हम इस गैस को एक्साइट करेंगे बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस तो साइमल्टेनियसली सेवरल ट्रांजिशंस होंगी। इसका मतलब है कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इन डिफरेंट excited states make transitions simultaneously. When large number of hydrogen atoms are in different excited state make transition simultaneously from higher energy states to lower energy states, then several lines of definite wavelengths are obtained. This spectrum of hydrogen atom is called hydrogen emission. बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन है, बहुत सारे एटम हैं डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में। डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट मतलब एक एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, कई एटम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, कोई एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। When these atoms makes transitions, अब ज़रूरी नहीं है कि जो एटम हाई एनर्जी स्टेट में है वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में ही आए। अब अगर एक एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो डेफिनेटली वो तो ट्रांजिशन करेगा तो ग्राउंड स्टेट में ही आएगा। लेकिन अगर एक एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट ऑलवेज मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। इट मे जंप टूवर्ड द ग्राउंड स्टेट थ्रू सेवरल स्टेप्स। इट मीन्स simultaneously several lines of definite wavelength are obtained. This spectrum is called hydrogen emission spectrum. बोर थ्योरी की मदद से हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में किसी भी लाइन का अगर हम वेवलेंथ निकालें तो वो कितना होगा, और फिर चेक करते हैं कि क्या जो स्पेक्ट्रम बाल्मर और रेडबर्ग ने हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्री करता है। अगर तो expression which we are going to obtain by applying the Bohr model on the hydrogen atom उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्री करता है तो इट इज़ द सक्सेस ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। सो सपोज इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n state to p state. Let an electron makes transition from nth state to p state. थर्ड पोस्टुलेट को बच्चों फॉलो करें। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। So whenever electron makes transition from high energy state En to low energy state Ep, it emits energy HF in the form of line which is obtained by the expression HF equal to En minus Ep. अब बच्चों यहाँ से हम किसी भी emitted line का wavelength निकाल सकते हैं। अब energy of electron in n state, it is here minus E naught over n square. And energy of any other state may also be obtained from the same expression. अगर आपने EP निकालनी है तो put P over here. P भी ऑर्बिट का ही नंबर है। So N mean, P mean 1, 2, 3, so on. These are the value of P. And what are the values of N? That are P plus 1, P plus 2, so on. P lower orbits, तो lower orbit तो पहला भी हो सकता है और higher orbit तो पहले से onward ही शुरू होंगे। So higher orbit P1 plus P plus 1, P plus 2, so on. Put the values of En and Ep here. HF, that is En की वैल्यू बच्चों माइनस E नॉट ओवर n स्क्वायर माइनस, फिर Ep की वैल्यू अब इस एनर्जी के साथ माइनस आएगा माइनस E नॉट ओवर P स्क्वायर। ये माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, E नॉट बाय कामा ले लें, इसको इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लिखें। सो H
सी ओवर लैम्डा। सो ई नॉट बच्चों कॉमन ले लिया और इधर आएगा 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। हमने बच्चों एफ की जगह पे सी डिवाइडेड बाई लैम्डा पुट कर दिया है। अब हमने वेव लेंथ निकालना है, एच सी उधर ले जाएं तो 1 ओवर लैम्डा ई नॉट ओवर एच सी। ई नॉट इज कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, दिस होल इज कांस्टेंट। फॉर हाइड्रोजन एटम बोर एक्सप्रेस दिस कांस्टेंट एज आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर। और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की फ्रॉम द नॉन वैल्यूज तो इसका आंसर वही ऑब्टेन्ड हुआ जो बाल्मर ने और रेडबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल फार्मूले में रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी। सो हियर आर एच इज ई नॉट ओवर एच सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट। अभी बच्चों थोड़ी देर पहले ई नॉट की वैल्यू हमने लिखी थी, दैट वाज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर नो होल डिवाइडेड बाई एच सी। अब अगर हम इसको लिखें तो ये आर एच की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई एच क्यूब इंटू सी। फिर वही कांस्टेंट्स हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कूलम कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये तमाम वैल्यूज अगर पुट की जाएँ हेयर you get the same answer 1.0974 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स। वही आंसर आएगा जो रेडबर्ग कांस्टेंट हमने कहा था। इसका मतलब है बोर मॉडल से वही एक्सप्रेशन डिराइव हमने कर लिया है जो रेडबर्ग ने और बाल्मर ने एम्पिरिकली डिराइव किया था जब फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को वेल बिफोर द बोर एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था। बच्चों मॉडल प्रोपोज हुआ 1913 में। हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को फर्स्ट टाइम बाल्मर ने स्टडी किया इन 1885, अबाउट मोर देन 25 ईयर बिफोर द बोर एटॉमिक मॉडल। और एम्पिरिकली रेडबर्ग ने बाल्मर सीरीज़ को फार्मूले की फॉर्म में 1890 में लिखा। 1896 में हाइड्रोजन का कंप्लीट स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। अगर हम 1896 से ऑनवर्ड देखें तो आफ्टर 17 ईयर बोहर ने जो मॉडल प्रपोज किया, हाइड्रोजन के एटम पे टेस्ट किया और वही एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया जो इससे पहले एक्सपेरिमेंटली बाल्मर और रेडबर्ग ड्राइव कर चुके थे। आगे बच्चों वही है कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 5 सीरीज। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 5। नंबर 1 बच्चों बता चुके हैं आपको, लेमन सीरीज। नंबर 2 बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। ऑलरेडी I have told you Lyman series is ultraviolet region. This is the only visible part of the spectrum of hydrogen atom. This is infrared. This is also infrared. This is also infrared. अब आपको पता है कि हर सीरीज़ का बच्चों एक लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है, एक शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है। हर सीरीज़ की एक मिनिमम एनर्जी की लाइन है, एक मैक्सिमम एनर्जी की लाइन है। और वो आप इस डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी लाइमन सीरीज़ की कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी लाइमन सीरीज़ की कितनी है, मिनिमम एनर्जी बाल्मर की कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी है। और जो वेव लेंथ है लाइमन और बाल्मर सीरीज़ या बाकी सीरीज़ की मिनिमम और मैक्सिमम, वो इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन हो सकते हैं विच इज़ 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब लाइमन सीरीज़ कब ऑब्टेन होती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से या आयनाइज स्टेट से ट्रांजिशन करके किस में आए, ग्राउंड स्टेट में आए, एमिटेड लाइंस अल्ट्रावायलेट होंगी और इस पूरी सीरीज़ को हम लाइमन सीरीज़ हम कह रहे हैं कि अगर P की वैल्यू 1 रखी जाए, N की वैल्यू इनमें से जो मर्जी रखी जाए, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, सो ऑन इन्फिनिटी रखें, लाइन विजिबल नहीं होगी। उसका वेव लेंथ 400 नैनोमीटर से नीचे होगा। इट मीन्स अल्ट्रावायलेट सीरीज ऑब्टेन होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से इंक्लूडिंग इन्फिनिटी स्टेट से ट्रांजिशन करके किस में आए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आए, E2 में आए, जितनी लाइनें एमिट होंगी विजिबल होंगी, नेम्ड एज बाल्मर सीरीज।
जितनी लाइनें एमिट होंगी उनका वेव लेंथ इन बिटवीन 400 एंड 700 नैनोमीटर होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ट्रांजिशन करके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में थर्ड ऑर्बिट में आता है इन हाइड्रोजन एटम, जितनी भी लाइनें होंगी इनविजिबल होंगी, इंफ्रारेड होंगी, इनके वेव लेंथ बियॉन्ड 700 नैनोमीटर होंगे। इस सीरीज़ का वेव लेंथ लेस देन 400 नैनोमीटर, इस सीरीज़ का वेव लेंथ इन बिटवीन 400 एंड 700 नैनोमीटर, और इन तमाम सीरीज़ के वेव लेंथ above 700 nanometer. This is ultraviolet, visible, and these three series are infrared. So, watch here. For this series, we put P1 and N2, 3, so on up to infinity. For this series, we put P2 and N3, 4, so on up to infinity. For this series, we put P3, for this P4, for this P5. And n here starting from 4, 5, so on up to infinity, and here n starting from 5, 6, so on infinity, here n starting from 6, 7, so on infinity. मिनिमम एनर्जी किसी भी सीरीज़ की बच्चों निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेव लेंथ निकालना है किसी भी सीरीज़ का, तो P की वैल्यूज़ तो फिक्स्ड हैं, n की जो मिनिमम वैल्यू आप पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में दैट करस्पॉन्ड टू लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, कि अगर हम P1 पुट करें N2 पुट करें, यू गेट द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। P की वैल्यू 2 पुट करें, N की वैल्यू 3 पुट करें, यू गेट लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। P की जगह पे 3 पुट करें, N की जगह पे 4 पुट करें, यू गेट लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। सिमिलरली you can obtain the longest wavelength of bracket and Fund series for shortest wavelength, mean for greatest energy. If you put P1 here and N infinity here, you get shortest wavelength of Lyman series. If you put P2 here, N infinity here, shortest wavelength of Balmer series. Similarly, you can get the shortest wavelength of Paschen, bracket and Fund series, inserting N infinity here. तो इससे पहले जब हमने बच्चों ये यूनिट स्टार्ट किया था, जिस वक्त हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम हमने एक्सपेरिमेंटली बयान किया था, तो वहाँ पर हमने आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ के लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेशो दिखाई थी। अब बच्चों वो दोबारा आपको मैं टेबल नहीं दिखा रहा, ऑलरेडी टॉपिक में वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने बच्चों आपको बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस पहले ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्ड होगी। इट मीन इस स्टेट की एनर्जी -E0 है, मीन -13.6 इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन इधर है लेकिन है ग्राउंड स्टेट में, उसकी एनर्जी यही है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर जाएगा, उस लेवल में जाएगा, तो फिर एनर्जी है। इस मतलब एक लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, जैसा कि पहले पोस्टुलेट में प्रेडिक्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर इन डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग। एनर्जी लेवल डायग्राम we represent these energies by horizontal lines and diagram is named as energy level diagram. डायग्राम बच्चों आपको एनर्जी लेवल दिखाने लगे हैं। दिस इज़ द लोएस्ट मोस्ट एनर्जी, नेक्स्ट लेवल, देन नेक्स्ट। इस एक्सिस पे बच्चों एनर्जी ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। दिस ऑर्बिट which is correspond to n equal to 1, this orbit correspond to n1, this orbit n2, n3, n4, n infinity. Here energy of electron is -E0, here energy of electron -E0 by 4, here energy of state or electron is E0 by 9, here energy is E0 by 16. This is suppose the nth state energy is -E0 over n square. This is infinity state energy E infinity and it is 0. This energy is E1.
this energy is E2, this energy is E3, this energy is E4, and so on. So these are the energy levels of hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स। अब बच्चों, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इट मीन्स एटम इज इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं बच्चों। और अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहीं भी और है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। और अगर यही इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, एटम इज इन आयनाइज्ड स्टेट। सो मैंने बताया बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है दूसरे ऑर्बिट से पहले में, तीसरे से डायरेक्टली पहले में, या किसी भी हायर स्टेट से इंक्लूडिंग इन्फिनिटी स्टेट, इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है। ये जितनी लाइनें हैं इनको लाइमन, दिस लाइन हैज़ शॉर्टेस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी, दिस लाइन हैज़ ग्रेटेस्ट एनर्जी, this line has longest wavelength, this line has shortest wavelength. So this is lambda longest of the Lyman series and this lambda shortest of the Lyman series. बच्चों, जब एनर्जी ज़्यादा होती है वेवलेंथ कम होता है। रिलेशन आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ का, E इक्वल टू hc/λ। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो दिस सीरीज, लैमन सीरीज, दिस होल, यहाँ पर और भी लाइनें इसमें बच्चों मौजूद हैं। मैंने सबसे लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको दिखाया। अब इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ट्रांजिशन करता है थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, या सो ऑन, किसी भी हायर स्टेट से इंक्लूडिंग इन्फिनिटी स्टेट फर्स्ट में, दिस सीरीज is named as Balmer. This is the longest wavelength of Balmer and this is the shortest wavelength of Balmer. अब बाल्मर का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों विजिबल रेंज में हैं। जो शॉर्टेस्ट है 400 नैनोमीटर से अबव है, जो लॉन्गेस्ट है 700 नैनोमीटर से कम है। इधर लॉन्गेस्ट है या शॉर्टेस्ट है 400 नैनोमीटर से नीचे ही हैं। सारे इनविजिबल हैं, ये भी इनविजिबल, ये भी इनविजिबल, ये भी इनविजिबल, सारे अल्ट्रा वायलेट हैं। इधर सारे विजिबल हैं। सिमिलरली पास्चन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आता है, पाँचवें से तीसरे में आता है, या किसी भी हाई स्टेट इंक्लूडिंग इन्फिनिटी, दिस इज पास्चन। ये पास्चन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ये पास्चन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। अब लॉन्गेस्ट है या शॉर्टेस्ट है, 700 नैनोमीटर से ऊपर है, क्योंकि ये इनविजिबल सीरीज है। सिमिलरली यू कैन represents the other two series, bracket and front series, on the energy level diagram. So this is the energy level diagram of hydrogen atom. अब बच्चों, हमने देखा है कि हाइड्रोजन emission spectrum obtained from the Bohr atomic model agree with the hydrogen emission spectrum experimentally studied by Balmer and Rydberg. But even then, Bohr atomic theory has some limitations. वो limitations क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए. So limitations of Bohr atomic. Number one, Bohr theory successfully explains the spectra of hydrogen atom and ions like hydrogen atom. Ion like hydrogen atom mean ions having one electron. For example, helium plus, lithium double plus and beryllium. अब जो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन हीलियम से सपोज करें
हम एस्केप कराते हैं तो पीछे हीलियम का जो आयन है उसमें फिर एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इस आयन को लिथियम डबल पॉजिटिव आयन कहते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से हम एस्केप करा दें पीछे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो बेरिलियम का आयन बन जाएगा लाइक हाइड्रोजन एटम। So Bohr theory successfully explains the spectra of hydrogen atom and ions like hydrogen atom. It is failed to explain the spectra of complex atoms. Complex atom means बच्चों जिन एटमों में इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है उनको कम्प्लेक्स एटम हम कह रहे हैं। मीन मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उससे ये बोर थ्योरी फेल क्यों हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की आपस में इंटरेक्शन इन्वॉल्व होंगी, इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन इन्वॉल्व होंगी। हमने बोर मॉडल को एक्सप्लेन किया है फॉर हाइड्रोजन एटम बाय कंसिडरिंग इंटरेक्शन ओनली बिटवीन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स आते हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, तो बोर मॉडल फेल हो जाता है स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में। दूसरा जो लिमिटेशन है बोर मॉडल की, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। बोर मॉडल जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की लाइंस हैं उनका फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता। फाइन स्ट्रक्चर का बच्चों क्या मतलब है कि अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनालाइज करें किसी हाई रिजॉल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो हर लाइन हमें नज़र आएगी कंपोज्ड ऑफ मैनी लाइंस विच इज़ नोन एज फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ईच लाइन। तो बोर मॉडल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता। बोर थ्योरी could not explain the fine structure of Bohr theory could not explain the fine structure of spectral line of hydrogen atom। क्या हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसका जो फाइन स्ट्रक्चर है उसको ये थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करती। इसका एक और बच्चों तीसरा ड्रॉबैक, तीसरी लिमिटेशन, बोर थ्योरी could not explain the splitting of each spectral line into many lines in electric field and magnetic। यानी बच्चों अगर हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब से और हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हर लाइन स्प्लिट हो जाती है इनटू मैनी लाइंस। अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तब भी हर लाइन स्प्लिट हो जाती है इनटू मैनी लाइन। वाई दिस हैपन? नॉट एक्सप्लेन बाय बोर थ्योरी और बोर मॉडल ऑफ एटम। इस इफेक्ट को splitting of each spectral line into many line in the presence of electric field, that is known as Stark effect, and splitting of each spectral line into many line in the presence of magnetic field is known as Zeeman effect। तो दो इफेक्ट हैं बच्चों, स्टार्क इफेक्ट, Zeeman effect। तो बोर थ्योरी की बच्चों तीन लिमिटेशंस कि it only explain the spectra of hydrogen atom or ion like hydrogen atom, ऐसे ion which has only one electron। It is failed to explain spectra of complex atom, mean many electron atom। Bohr theory could not explain the fine structure of spectral line of hydrogen atom। फिर बता रहा हूँ बच्चों, अगर हम लेस रिजॉल्विंग पावर के साथ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करें हमें हर लाइन डेफिनेट नज़र आती है, लेकिन हाई रिजॉल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करें तो हमें एक लाइन वेल डिफाइंड नज़र नहीं आएगी, बल्कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी लाइंस। सो
This is known as fine structure of spectral line, and this theory is unable to explain this. So whenever electric and magnetic field are applied on the discharge tube, on the hydrogen emission spectrum, each spectral line is separated into sublines or many lines, and it cannot be explained by Bohr theory. Splitting of spectral line under electric field, that is Stark effect, and splitting of spectral line in the presence of magnetic field, that is known as Zeeman effect. अब बच्चों few definitions हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. First of all, ground state का क्या मतलब है? When all the electron of an atom occupy their lowest possible energy state, atom is said to be in ground state. कि अगर एक एटम के तमाम इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एटम ग्राउंड स्टेट में है. हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने इस पहले अलाउड स्टेट में है विच इज़ द लोएस्ट मोस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, हाइड्रोजन इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट. कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर है इधर है इधर है या किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में है तो फिर हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड है. सो व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई देयर लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट, द एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट. कि अगर तमाम इलेक्ट्रॉन एक एटम के अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में हैं तो हम बोलेंगे एटम ग्राउंड स्टेट में है. अब बच्चों ये तो हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ही एक है, इसकी ग्राउंड स्टेट ही कौन सी है? फर्स्ट ऑर्बिट है, यही लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी की स्टेट है, इलेक्ट्रॉन ही एक है और उसने इधर ही होना है. लेकिन जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो फिर ग्राउंड स्टेट के मीनिंग अंडरस्टैंड करें बच्चों. सपोज़ करें हमारे पास सोडियम का एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर यू नो स्टूडेंट्स 11 है, मास नंबर आपको बच्चों पता है 23. चूँकि ये एटॉमिक नंबर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की तादाद या एटम में न्यूक्लियस के बाहर क्वांटाइज ऑर्बिट के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद को शो करते हैं. अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें इस एटम की तो इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s1. इसका मतलब है कि इन 11 इलेक्ट्रॉनों की लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स क्या हैं? इस पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इस तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो अगर के शेल में 2 हैं, एल शेल में 8 हैं और इस एम शेल में 1 है, इधर 2 हैं, इधर 8 हैं, इधर 1 है, तो इसका मतलब है कि तमाम इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में. अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 11 के 11 इलेक्ट्रॉन इस पहले ऑर्बिट में है तो तब ही सोडियम ग्राउंड स्टेट में होगा. भाई पहले ऑर्बिट में जिसको के शेल कहते हैं उसका बच्चों एक ही सब शेल एस है जिसकी एक ही ऑर्बिटल है और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते. तो इसका मतलब है इस शेल में 2 की कैपेसिटी थी, 2 ही मौजूद हैं. इसमें 8 की कैपेसिटी है, 2 एस सब शेल में, 6 पी सब शेल में. क्यों? क्योंकि पी सब शेल की 3 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो टोटल पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब है इस एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन एम शेल में. इसका मतलब लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट क्या बनती है सोडियम एटम की? 2 इलेक्ट्रॉन का पहले शेल में होना, 8 का दूसरे में होना, 1 का तीसरे में होना. अगर ये सिचुएशन है सोडियम एटम इज सेड टू बी इनटू ग्राउंड स्टेट. अगर यहाँ पर मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन हैं सोडियम में, इधर 8 इलेक्ट्रॉन हैं सोडियम में, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, तो सोडियम एटम ग्राउंड स्टेट में है. अब अगर कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट में है तो एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट. मीन मैं ये नहीं कह रहा कि यही इलेक्ट्रॉन अगर इधर 7 हैं इधर 2 हैं तो ज़ाहिर है एटम इज़ नॉट इन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट. अगर इधर 1 है इधर 8 हैं इधर 2 हैं, एटम इज़ नॉट इन ग्राउंड स्टेट. लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट का मतलब है 11 में से 2 का पहले शेल में होना, 8 का दूसरे में होना, 1 का
तीसरे में होना, ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है सोडियम के एटम की। अब चूंकि हमने तो हाइड्रोजन एटम पढ़ा है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, इसलिए हमने पहली स्टेट को, पहले ही ऑर्बिट को उसकी ग्राउंड स्टेट कहा था। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की स्पेसिफिक ऑर्बिट का नाम नहीं है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एटमों की अरेंजमेंट के हिसाब से कि 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पहले में हैं, 8 दूसरे शेल में हैं, 1 तीसरे में है, एटम इज सेड टू बी इन। बच्चों ये नहीं हो सकता कि ये कहे इन 8 को कि ज़रा साथ साथ जुड़ जाएं, मुझे भी आने दें। न्यूक्लियस सफारी करे, यार आने दें, इसको भी आने दें, एटम और मज़ीद स्टेबल ही होगा। पी सब शेल 3 ऑर्बिटल 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस, डी सब शेल 5 ऑर्बिटल 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन, एफ सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, इट मीन्स 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक प्लेन में रिवॉल्व नहीं कर। ये तो बात ठीक है कि बोर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो 2 डायमेंशनल नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की जो ओरिएंटेशंस हैं वो 3 डायमेंशनल हैं अराउंड द न्यूक्लियस। डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ओरिएंटेशन। जब इलेक्ट्रॉनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट होंगी तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शनें भी फिर डिफरेंट और डिस्क्रीट होंगी। तो जो दूसरा पोस्टुलेट बोर का हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is quantized in magnitude, it is also quantized in direction. This is known as space quantization. So once again, when all the electron of an atom occupy their lowest possible energy state, atom is said to be in ground state, excited. When any one electron of an atom energy state, the atom is said to be in excited state. When any one of electron of an atom is in higher energy state, atom is said to be in excited state. कि जब एक भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट में हुआ तो फिर एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब एक्साइटेड स्टेट में एटम खुद नहीं जाता बच्चों, हर सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी है कि इट विल टेंड टू गो टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी, मीन टूवर्ड द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। तो इट मीन्स कि जब भी एक एटम एक्साइटेड होगा तो वो तब होगा जब हम उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे, लेकिन वो उस एक्साइटेड स्टेट में फॉरएवर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बच्चों बताया कि हर सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, टू मूव टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी, मीन टूवर्ड्स द मिनिमम एनर्जी, इट मीन टूवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट। तो इट मीन्स एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट परमानेंट स्टेट, दीज आर टेम्पोरेरी स्टेट्स। लेकिन इनमें बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 तरह की एक्साइटेड स्टेट्स होती, एक नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट और दूसरी को बच्चों मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट दोनों ही एक्साइटेड स्टेट्स हैं, फ़र्क लाइफ टाइम का है बच्चों। अगर एक एटम बच्चों एक्साइटेड स्टेट में फॉर टाइम 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रहता है कि एटम एक्साइटेड स्टेट में गया और विद इन 10⁻⁻8 सेकंड वो ग्राउंड स्टेट में आ भी गया, तो फिर उसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट में कितना हुआ, 10⁻⁻8 सेकंड। तो ऐसी एक्साइटेड स्टेट को नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और मेटास्टेबल स्टेट इट इज अगेन एक्साइटेड स्टेट whose lifetime is very short. How much? Its lifetime is 10⁻³ second or even more than this value. कि अगर लाइफ टाइम किसी एक्साइटेड स्टेट का इतना है तो इट इज़ ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट, इट इज़ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। और अगर एक एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम इस टाइम से मच हायर है, 10⁻³ सेकंड है, तो फिर दैट एक्साइटेड स्टेट इज नेम्ड एज मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट मीन सेमी स्टेबल, जिसको हम बोल रहे हैं मेटास्टेबल। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट टू द नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आप इन दोनों टाइम की रेशियो निकालें, लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम ऑफ ऑर्डिनरी एक्साइटेड, दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ हियर 10⁻³ divided by 10⁻⁸ second, you get 10⁵. Understand? This time is much longer than this time.
10 raised to power 5 time longer time. It means relatively metastable state is long life state as compared to an ordinary excited state. अब बच्चों 10 raised to power 5 mean watch here, एक के साथ 5 zeros लगाई हैं. अब इसको देखें, 1,00,000 गुना बड़ा टाइम. हमारे टाइम स्केल पे इट इज़ 1000 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड. हमारे लिए तो ये टाइम भी छोटा है, वो टाइम भी छोटा है. हमारे लिए तो 1 सेकंड तो पलक झपकने में ही गुजर जाता है. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, एटमों की दुनिया में 10 raised to power -3 is 1,00,000 time longer time than 10 raised to power -8 सेकेंड. सो एक्साइटेड स्टेट नॉर्मल कब होगी? जब लाइफ टाइम इतना होगा, 10 raised to power -8 सेकेंड होगा. एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल कब होगी? जब लाइफ टाइम 10 raised to power -3 सेकेंड के इक्विवेलेंट होगा.